बाल बहुत लंबे थे, जमीन पर लहराते थे। वो अपने बालों की बहुत देखभाल करती थी। वो अपने लंबे बालों की कभी लंबी चुटिया बनाती तो कभी दूसरे स्टाइल से सजाती। लेकिन शादी के बाद झुमकी की लंबी चुटिया उसके लिए मुसीबत बन गई। झुमकी चौखट पर बैठकर अपने बालों में तेल लगाकर चुटिया बना रही थी। वो चुटिया बनाकर जब खड़ी हुई तो उसकी चुटिया जमीन पर लहरा रही थी। झुमकी को अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे। वो उन पर इठलाती इतराती पूरे गांव में घूमती। उसकी लंबी चुटिया की चर्चा पूरे गांव में होती। औरतें झुमकी से उसके लंबे बालों का राज पूछती। झुमकी, तेरे बाल इतने लंबे कैसे हुए? तू अपने बालों में क्या लगाती है? इतने लंबे बाल पाने के लिए बालों की बहुत सेवा करनी पड़ती है रीमा। मैं इनमें रोज तेल लगाती हूँ, इन्हें मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ, कभी शैम्पू नहीं लगाती। अच्छा, तभी तेरे बाल बहुत सुंदर और इतने लंबे हैं। झुमकी को अपने लंबे बालों पर बहुत नाज था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आए। उन्हें झुमकी की लंबी चुटिया बहुत अच्छी लगी। लड़के की माँ सीमा ने कहा, लड़की के बाल तो बहुत लंबे हैं। मैंने आज तक किसी लड़की की इतनी लंबी चुटिया नहीं देखी। हमें झुमकी बहुत पसंद है। झुमकी की माँ सुजाता ने कहा, बहन जी, झुमकी अपने बालों की बहुत सेवा करती है। जो लड़की अपने बालों की इतनी सेवा कर सकती है वो सास ससुर की सेवा भी करेगी। बिल्कुल करेगी बहन जी। तो ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह झुमकी की शादी नरेश से तय हो जाती है। कुछ दिन के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब झुमकी अपने ससुराल आती है तो हर तरफ उसकी लंबी चुटिया की चर्चा होने लगती है। महिलाएं उसकी लंबी चुटिया देखने आने लगी। अरे सीमा, मैंने सुना है नई बहू की चुटिया जमीन तक लंबी है। हाँ शीला, तुमने सही सुना है। जरा हमें भी दिखाओ। पूरे गांव में खबर फैल गई कि सीमा की बहू की चुटिया नागिन से लंबी है। सीमा, तेरे पूरे खानदान में तो क्या पूरे गांव में इतनी लंबी चुटिया किसी की ना है। तूने अपने बालों की कितनी सेवा की, लेकिन तेरे बाल इतने लंबे ना हुए, नजर ना लगे बहू को। शीला, पहले लड्डू खाओ ना, मैंने बनाए हैं। बहू तो यहीं रहेगी। इसकी चुटिया देखने के बहुत मौके मिलेंगे। झुमकी की लंबी चुटिया की तारीफें सुनकर उसकी सास सीमा जलने लगती है। जब से झुमकी आई है सब उसकी लंबी चुटिया की तारीफ कर रहे हैं। अब इसकी लंबी चुटिया किसी को देखने नहीं दूंगी। सभी मेहमानों के जाने के बाद सीमा ने झुमकी से कहा, बहू, अपनी लंबी चुटिया का जूड़ा बना ले और इन्हें घूंघट से ढक कर रख, और खबरदार जो कभी अपने बालों को खोला। लेकिन क्यों माँ जी? बहू, तू बहुत भोली है। मैं नहीं चाहती कि तेरे लंबे बालों को किसी की नजर लगे। झुमकी को सास सीमा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो उसकी बात टाल नहीं सकती थी। उसे ना चाहते हुए भी अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाना पड़ता था। वो अब अपने बालों की सेवा भी नहीं कर पाती। जब भी वो अपने बालों में तेल लगाती, अपने बालों में तू 2-2 घंटे तेल लगाती है, कभी मेरे घुटनों में भी तेल लगा दिया कर, बहुत दर्द रहता है। हमने तो यही सोचकर तुझे अपनी बहू बनाया था कि बालों की इतनी सेवा करने वाली लड़की अपने सास ससुर की भी इतनी ही सेवा करेगी। लेकिन तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है, सिर्फ अपने बालों को संवारने में लगी रहती है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी आपके घुटनों में तेल लगा देती हूँ। झुमकी अपने बालों को छोड़कर सास के घुटनों में तेल लगाने लगती है। उसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। इतने में वो अपने बालों का जूड़ा बनाना भूल जाती है और उसके बाल जमीन पर लहरा रहे होते हैं। झुमकी रसोई में खाना बना रही थी कि सास सीमा ने देखा कि आस पड़ोस के लोग अपने अपने घरों से झांककर झुमकी के बाल देख रहे थे। ये देखकर सीमा से रहा न गया। वो झुमकी के पास आई और उसे डांटते हुए बोली, बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें घूंघट से ढक कर रखा कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। गलती हो गई माँ जी, मैं भूल गई थी। अभी अपने बालों का जूड़ा बनाती हूँ। ऐसा कहकर झुमकी ने फौरन अपने बालों का जूड़ा बनाया और उन्हें घूंघट से ढक लिया। वो कभी अपने बालों को धोती तो सीमा उसे छत पर बाल सुखाने भी नहीं देती। बहू, तू छत पर क्या कर रही है? माँ जी, आज मैंने बाल धोए हैं, इन्हें सुखा रही हूँ। जल्दी से घर के अंदर आ जा। झुमकी छत से उतरकर घर के अंदर आती है। क्या बात है माँ जी? बहू, तू बाल सुखाने छत पर नहीं जाएगी। आज से तू अपने बाल कमरे में ही सुखाएगी। लेकिन माँ जी, इतने लंबे बाल कमरे में कैसे सूखेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें जल्दी से सुखाकर जूड़ा बना ले। झुमकी के बाल पूरी तरह नहीं सूखे थे। वो गीले बालों का ही जूड़ा बना लेती है। झुमकी मन ही मन सोचती है, शादी से पहले कितनी आजादी थी। मैं अपने बालों को लहराती हुई छत पर सुखाती थी, इनके स्टाइल बनाती थी,
कितने सुंदर लगते थे मेरे बाल, और अब तो इनका जूड़ा बनाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। इतने लंबे बालों का जूड़ा बनाने से मेरा सिर भी भारी हो जाता है। जब इन्हें जूड़े और घूंघट में रहना है तो इतने लंबे बालों का क्या फायदा। मैं इन्हें काट कर छोटा कर दूंगी, तभी माँ जी को चैन मिलेगा। कुछ ही दिनों में मैं अपने लंबे बाल काट दूंगी। ऐसा सोचकर वो उदास हो जाती है। दिन बीत रहे थे। वो रोज अपने लंबे बालों के साथ एक सेल्फी लेती, ये सोचकर कि एक दिन इन्हें कटी जाना है। तभी मौसम ने करवट ली और बारिश का महीना शुरू हो गया। सावन की पहली बरसात हो रही थी। उस दिन घर में कोई नहीं था। झुमकी अपनी लंबी चुटिया खोलकर बारिश में नहा रही थी। बारिश में नहाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और कैंची लेकर अपने बाल काटने जा रही थी कि तभी अचानक बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। डर के मारे झुमकी के हाथ से कैंची छूटकर गिर जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो बादल बिल्कुल काले हो गए थे और बारिश बहुत तेज हो गई थी। तभी उसकी सास, ससुर और पति नरेश भी घर आ जाते हैं। झुमकी के गीले बालों को देखकर सास सीमा ने कहा, तेरे बाल कैसे गीले हो गए? माँ जी, मैं छत पर कपड़े उठाने गई थी, तभी बहुत तेज बारिश होने लगी जिससे मेरे बाल गीले हो गए। इन्हें सुखाने के लिए खोला है। माँ, तुम हर समय झुमकी के लंबे बालों के पीछे पड़ी रहती हो। बाहर का मौसम तो देखो, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। हाँ, नरेश ठीक कह रहा है। गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है भाई। आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर बाढ़ आ गई तो हम उससे बचने का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। तू तो सबसे पहले अपने बालों को बचाएगी। नहीं माँ जी, मैं बहुत जल्द अपने बालों को काटकर छोटा कर दूंगी। सब लोग बातें कर रहे थे, इतने में बारिश और तेज हो गई। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहू, तू अपने बालों को जो है बचा कर रखना। अच्छा, कहीं इनमें बरसाती कीड़े ना घुस जाएं। ठीक है बाबूजी। उस रात बारिश पड़ गई। यहाँ तक कि दूसरे दिन भी बारिश लगातार होती रही। 3 दिन बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और गांव में बाढ़ आ गई। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। झुमकी का घर भी बाढ़ के पानी में डूबने लगा। तभी सीमा आवाज लगाती है, बेटा बेटा मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। मैं क्या करूँ माँ, मैं तो खुद डूब रहा हूँ। अरे मुझे कोई बचाओ, वरना मैं डूब कर मर जाऊंगा। सब लोग पानी में डूब रहे थे। क्या मेरे परिवार को बचाने वाला कोई नहीं है? क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मेरी लंबी चुटिया सबकी मदद करेगी। आप लोग मेरी चुटिया कसकर पकड़ लीजिए। सीमा, सुरेश और नरेश तीनों झुमकी की लंबी चुटिया को कसकर पकड़ लेते हैं। झुमकी को तैरना भी आता था। वो पानी में तैरकर सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वो अपनी लंबी चुटिया की मदद से गांव के दूसरे लोगों को भी डूबने से बचाती है और सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है। 2 दिन के बाद जब बाढ़ का पानी उतर जाता है, तब गांव के लोग झुमकी की लंबी चुटिया की बहुत तारीफ करते हैं। सीमा, तेरी नई बहू की लंबी चुटिया ने हम सबकी जान बचा ली। हाँ, झुमकी बहू की लंबी चुटिया बड़े काम की है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन सबके जाने के बाद झुमकी कैंची लेकर अपनी लंबी चुटिया काटने ही जा रही थी कि सीमा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, तू अपनी लंबी चुटिया नहीं काटेगी। लेकिन माँ जी, मैं इस लंबी चुटिया को रखकर भी क्या करूंगी? मैं ना तो इसे खोल सकती हूँ और ना इनकी सेवा कर सकती हूँ। गीले बालों में ही जूड़ा बनाना पड़ता है और घूंघट में छिपा कर रखना पड़ता है। बहू, आज के बाद तुझे इन्हें घूंघट में छिपाने की जरूरत नहीं है। तू इनकी खूब सेवा कर और इनकी खूब सुंदर सुंदर स्टाइल भी बना। अब जूड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सास की बात झुमकी के कानों में शहद की तरह लग रही थी। सच माँ जी? हाँ बहू। उस दिन के बाद से झुमकी की लंबी चुटिया फिर से लहराने लगी। न और अंजलि दोनों बहनें पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो दोनों हमेशा ही स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती थी। मुझे तो बड़ी होकर आईपीएस बनना है और मुझे तो डॉक्टर बनना है। उन दोनों बहनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए उनके घर में केवल एक उनकी माँ ही थी। हाँ, मेरी बच्चियों, अच्छे से पढ़ाई करो। एक दिन तुम दोनों का सपना जरूर पूरा होगा। अरे रहने दो सुनीता, क्यों उन दोनों को बेकार के सपने दिखा रही हो? और वैसे भी पढ़ लिख कर इन्होंने करना ही क्या है? मैं तो कहता हूँ इन्हें चूल्हा चौके का काम सिखाओ, कल को ससुराल जाएंगी तो काम आएगा। लेकिन ये सुनकर सुनीता ने कहा, सुनिए जी, जमाना बदल गया है, अब पढ़ाई लिखाई का जमाना है, इन दोनों को स्कूल तो जाने दीजिए। सुनीता के कई बार कहने पर उसके पति मनोहर ने उन दोनों को स्कूल भेजना शुरू किया था। वो दोनों बहनें स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। ऐसे ही समय बीता और अब उन दोनों ने 12वीं की कक्षा पूरी कर ली। जैसे ही उनके 18 साल पूरे हुए,
उन तीनों के पिता ने कहा। अब इनकी शादी करवानी होगी, इनके लिए कोई लड़का ढूंढना होगा। लेकिन बाबा, अभी तो हमें आगे पढ़ाई करनी है। हाँ बाबा। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता का बीपी हाई होने से उसके सर की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। ऐसे ही समय बीता। 2 महीने बाद मनोहर का बड़ा भाई उनके घर आया। अरे तूने ही अब तक अपनी बेटियों को कवारा बैठा रखा है, नहीं तो अपने गांव में सबकी शादी 18 होते पूरी हो जाती है। अब बिन माँ की बच्चियां हैं, कहीं ऊंच नीच हो गई तो जल्दी से इनके लिए लड़का देख और इनके हाथ पीले कर दे। अपने बड़े भाई की बात सुनते ही मनोहर ने उनके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और फिर एक ही परिवार में दोनों बहनों की शादी तय कर दी। लेकिन बाबा, ऐसे तो हमारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। हम शादी करके क्या ही कर पाएंगे। नहीं अंजलि, ऐसा नहीं सोचते। ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो शादी के बाद पढ़ाई करती हैं और अपना करियर बनाती हैं। हम दोनों शादी के बाद पढ़ाई करेंगे और सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। अपने बाबा के कहने पर उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन पढ़ाई की वजह से उनकी माँ ने कभी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाया था, जिस कारण वो दोनों काम में इतनी माहिर नहीं थी। इसलिए अक्सर अपनी सास के ताने वो सुनती रहती। एक रोज उनकी सास, देखो, जितना भी पढ़ना था शादी के पहले पढ़ लिए, अब आगे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। इस घर में ये सब नहीं चलता। ये सब छोड़ो और अब घर संभालो चुपचाप से। लेकिन उन दोनों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद उनकी सास सुलोचना अपनी सहेली के घर जाती है। अंजलि, माँ जी घर पर नहीं है, चलो जल्दी से यूनिवर्सिटी चलकर फॉर्म भराते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। वो दोनों जल्दी से यूनिवर्सिटी जाती हैं और फॉर्म भराती हैं, साथ ही किताबें भी ले आती हैं। वो किताबें उन्होंने अपने बैग में छुपा ली, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनकी सास सुलोचना सामने खड़ी है। कहाँ गई थी तुम दोनों? माँ जी, वो हम बाजार गई थी कुछ सामान लाने के लिए। दिखाओ तो क्या सामान लाई हो। लेकिन तभी बाहर से उसकी पड़ोसन उसे कीर्तन के लिए बुलाने आ जाती है। सुलोचना उसके साथ चली जाती है और इस तरह वो बच जाती है। उन दोनों के पति ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते, इसलिए दोनों को अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। दूसरी तरफ मनोहर ने अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत सारा कर्ज जमींदार से उठा रखा था, जिसको न चुकाने के कारण जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, साथ ही उसे घर से निकाल दिया। इन बेटियों को ब्याहने के चक्कर में मैं आज सड़क पर आ गया। उधर उन दोनों बहनों ने अपने सपने पूरे करने पर जोर लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद वो दोनों एक साथ गर्भवती हुई। फिर एक रोज जब उनका एडमिट कार्ड घर पर आया तो चपरासी वो कार्ड उनकी सास के हाथ देकर चला गया। अच्छा, तो ये दोनों पढ़ना चाहती हैं। अपने बेटों को ये बात बताती हूँ, तभी उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। शाम को सुलोचना ये बात अपने दोनों बेटों को बताती है। बड़ी चर्बी चढ़ी है ना तुझे पढ़ाई करने की। पढ़ लिख कर नौकरी करनी है क्या? हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या दोनों? सरकारी नौकरी कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जो गई और खरीद ली। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के जूते घिस जाते हैं। आई बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली। उन दोनों के पति उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो दोनों अपना एडमिट कार्ड, किताबें, कुछ सामान साथ में लेकर घर चली जाती हैं। अब हम क्या करें अंजलि? अब हमारे पास पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें वो हासिल करना ही होगा जो हम चाहती हैं। फिर फुटपाथ के पास उन्होंने अपनी साड़ियों से घेर कर एक झोपड़ी बना ली और वहां बैठकर पढ़ने लगी। दिन में वो भीख मांगकर गुजारा करती और शाम के बाद से स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब उन दोनों ने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरा, लेकिन पढ़ना नहीं भूली। फिर उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, जहां उन दोनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। कॉलेज के प्रिंसिपल को उन दोनों की कहानी पता चली। उन्होंने दोनों बहनों से कहा, आज से तुम दोनों कॉलेज के हॉस्टल में ही पढ़ोगी और खूब मन लगाकर पढ़ना। अब मैं भी तुम दोनों की उड़ान देखना चाहता हूँ। सच में प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से वो दोनों हॉस्टल में ही रहने लगी, साथ ही वहाँ थोड़े बहुत काम भी करने लगी, जिससे उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिलने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। अंजलि ने बेटे और सपना ने बेटी को जन्म दिया। अब वो अपने बच्चों की भी देखभाल करती, साथ ही पढ़ाई जारी रखी। ऐसे उन दोनों ने कॉलेज पास कर लिया। अब बारी थी उनके बचपन के सपने को पूरा करने की। अंजलि ने डॉक्टरी और सपना ने आईपीएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया। वो दोनों सेलेक्ट तो हो गई, लेकिन कॉलेज खत्म होने के कारण अब उनको हॉस्टल छोड़ना पड़ा और एक बार फिर वो फुटपाथ पर आ गई और वहीं पर बच्चों को कोचिंग भी देने लगी, साथ ही अपनी पढ़ाई करती रही।
ट्यूशन से मिले पैसों से वो अपने बच्चों को पालने लगी और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। कुछ समय बाद एग्जाम देकर उनको अपनी मंजिल मिल गई। दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई। अंजलि डॉक्टर बन गई और सपना आईपीएस। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया। इसे पूरा करने के लिए हमने कितनी मेहनत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। उधर उनके दोनों पतियों की फैक्ट्री में आग लग गई और उनका काम छूट गया। जो घर था उसे कर्जदारों ने ले लिया। अब वो सड़क पर आ गए। एक रोज दोनों बहनों ने भंडारा करवाने की ठानी। ये खबर मिलते ही सभी गरीब और भिखारी लोग उनके भंडारे में आए, जिसमें उनके पिता मनोहर और उसकी सास सुलोचना और उनके पति भी थे। उन दोनों को सफल होता देख वो सब हैरान रह गए। हमें माफ कर दो बहू, हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई है। ये हमारे बच्चे हैं, हमें माफ कर दो अंजलि। हाँ सपना, तुम भी मुझे माफ कर दो। और बाबा, आपका ये हाल कैसे हुआ? फिर मनोहर ने उसको सारी बात बताई। अपनों का ये हाल देख उन दोनों बहनों को उन पर दया आ गई और उन्होंने सब कुछ भुलाकर उन सबको अपना लिया। अब अपनी दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं खुशी खुशी नौकरी करती और उसकी सास